My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind. Let me allow to discuss before you Article 13. Article 13 means second article of fundamental right or the third part of Indian Constitution. As you know that part third of Indian Constitution begins from Article 12 and ends with Article 35. Article 12 is the first article within the section of fundamental right, or Article 35 is the last. So the section of fundamental right is comprised between Article 12 to 35. Article 12 को हमने लास्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस किया था. आज मैं आपके बीच आर्टिकल 13 को इलस्ट्रेट करूंगा, डिस्कस करूंगा. और ये आर्टिकल 13 कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आर्टिकल 13 को लेके संविधान में संशोधन करना पड़ा है. इसको लेकर पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच संघर्ष चला है. इसको लेकर देश के सबसे चर्चित मुकदमे हुए हैं. तो आर्टिकल 13 सेकेंड आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज हैं, ए बी सी एंड डी. ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, और बी कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, और थर्ड बताता है कि लॉ इंक्लूड्स. कानून का मतलब क्या होता है, कानून किसे कहते हैं, कानून के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है. और डी बताता है रिलेशन ऑफ आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 368. यहां ये भी आप जानकारी रखेंगे कि ये जो 4th क्लॉज है ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1971 में हुआ था उसके जरिए संविधान में जोड़ा गया है. तो इनिशियली आप समझ रहे होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 है, फंडामेंटल राइट का जो सेकंड आर्टिकल है, वो भी पर्टिकुलर स्पेशल किसी फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, बल्कि वह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया. इट मीन्स यहाँ हमें एक लैंडमार्क डेट मिल जाता है 26 जनवरी 1950. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान लागू होने से पहले का भारत और संविधान लागू होने के बाद का भारत. पहले हम लोग ए और बी को समझेंगे, फिर हम लोग सी और डी को समझेंगे जहां लॉ को इंटरप्रेट किया जाएगा, और डी जो 1971 में 24th अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा, आर्टिकल 13 में इंक्लूड किया जाएगा. तो पहले हम लोग ए और बी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्लॉज ए और बी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया के नाम पर क्या कहना चाहता है. फंडामेंटल राइट का सेकंड आर्टिकल शुरू हो गया है और अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कौन सा राइट फंडामेंटल है या फंडामेंटल राइट के रूप में हमें क्या मिला है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी अलाउ टू पुट बिफोर यू अ क्लियर conceptual information about the different clause of Article 13. Clause A, pre-constitutional India. Clause B, post-constitutional India.
में वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेज एट एनी कॉस्ट फंडामेंटल राइट्स दोज आर इलस्ट्रेटेड इन पार्ट 3 can't be suspended, withdraw. So आर्टिकल 13 क्लाउज ए और क्लाउज बी ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में, मतलब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, in so far as they inconsistent with the provisions made under this part or under the fundamental right, shall to the extent of such inconsistency be void. कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले वाले भारत में यदि कोई ऐसा नियम या कानून था, लागू था, जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उस नियम कानून विधान का जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट जो अब हमने अपने संविधान में लिख दिया है उसके अगेंस्ट होगा, उसके कंट्रेरी होगा, उससे इनकंसिस्टेंट, असंगत होगा, वह आज के बाद अवैध होगा, वाइड होगा, शून्य होगा, इनएक्टिव होगा, पैसिव होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्लाउज ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया 26 जनवरी 1950 के पहले का जो भारत है उसमें यदि ऐसा कोई नियम कानून विधान था जो इस संविधान में लिखे गए, पार्ट 3 में लिखे गए फंडामेंटल राइट के नाम पर लिखे गए किसी नियम कानून या विधान के विपरीत है, असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ द प्रोविजंस मेड अंडर पार्ट 3 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, shall to the extent of such inconsistency बी वाइड। वो जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, फंडामेंटल राइट से असंगत होंगे, उस सीमा तक वे आज के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कानून खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, सो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। क्लाउज बी कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में state shall not make any law inconsistent with the provisions made under the 3rd part of Indian Constitution or the section of fundamental right। तो आर्टिकल 13 का बी क्लॉज ने यह स्पष्ट कर दिया कि आफ्टर 26 जनवरी 1950 इंडिया में जो लॉ फ्रेम करने का मैकेनिज्म है या उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम के तहत ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ब्लॉक कमिटीज और म्यूनिसिपैलिटीज, इनको स्टेट माना गया है। आर्टिकल 12 में हम लोगों ने डिटेल से इसको देखा था। तो कह रहा है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में आफ्टर 26 जनवरी 1950 इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ द प्रोविजन मेड अंडर द 3rd पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इस संविधान के 3rd पार्ट में हमने जो अधिकार लिख दिए हैं उन अधिकारों के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट कोई भी कानून राज्य नहीं बनाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान सभा में बैठे लोग, संविधान सभा के मानद सदस्य आम जनता के नागरिक अधिकार को लेकर कितने संवेदनशील थे, इसका अंदाजा आप इन दो क्लाउज से लगा सकते हैं।
कि उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि हम ऐसी अरेंजमेंट कर दें जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अंडर एनी सर्कमस्टांसेज एट एनी कॉस्ट कांट बी सस्पेंडेड। उन्होंने पूरी कोशिश इस बात की है और पूरी संजीदगी से कोशिश की है कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी सर्कमस्टांसेज में विड्रॉ न किया जाए, सस्पेंड न किया जाए। इसकी एवेबिलिटी ईच एंड एवरी सिटीजन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये 2 क्लाउज क्रिएट किए, जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में उन्होंने ये अरेंजमेंट कर दिया कि पहले के भारत में 26 जनवरी 1950 के पहले वाले भारत में, ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई कानून था, विधान था, नियम था। बहुत सारे ऐसे नियम थे पहले, वो सब अब वाइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे यदि वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, कंट्रावेंशन में हैं। और बी कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में राज्य, न तो पंचायत, न विधानसभाएं और न ही पार्लियामेंट, संसद, shall not make any law inconsistent with the provisions of fundamental rights। तो बिल्कुल डेटरेंट प्रदान कर दिया है कि किसी भी स्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, एट एनी कॉस्ट, फंडामेंटल राइट्स मस्ट सर्वाइव। तो एक बहुत ही बेहतरीन डेटरेंट अरेंजमेंट, सुरक्षा कवच के रूप में आप देख सकते हैं आर्टिकल 13 के क्लाउज ए और क्लाउज बी को। अब ये क्लाउज सी क्या कहता है? तो क्लाउज सी कहता है कि हमने कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद वाले इंडिया में कोई भी लॉ जो पहले से था यदि, और वो जो पहले से था और यदि अब वह फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 के बाद कोई कानून ऐसा बन नहीं सकता जो फंडामेंटल राइट के कंट्रेरी हो, कॉन्ट्रावेंशन में हो। तो यहां जो बात कही जा रही है कि कोई कानून नहीं होगा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में, और कोई कानून नहीं बनेगा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में। तो इसका सीधा मतलब है कि अब आपको जान लेना चाहिए कि लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ के अंदर कौन कौन सी बातें आती है। तो उन्होंने यहां स्पष्ट लिखा है, एक्ट पास्ड बाय एनी टाइप ऑफ लॉ फ्रेमिंग इंस्टीट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडी सच एज पार्लियामेंट, असेंबली के द्वारा पास्ट कोई भी एक्ट को क्या माना गया है, लॉ माना गया है, वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो सेक्शन सी में वो कहते हैं, सेक्शन सी कहता है कि लॉ मीन्स लॉ इंक्लूड्स, लॉ में शामिल है, क्या क्या शामिल है लॉ में, मतलब क्या क्या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, उसका लिस्ट दिया सी में। जरा समझिएगा कितनी संजीदगी से संविधान सभा फंडामेंटल राइट को
इटर्नल स्टेटस देने की कोशिश कर रहा है। लॉ इंक्लूड्स, लॉ में शामिल है, लॉ नहीं हो सकता है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। और लॉ में शामिल है क्या क्या, तो कह रहे हैं कि लॉ इंक्लूड्स एक्ट। एक्ट मीन्स प्रपोजल, बिल पास्ड बाय एनी parliamentary authority institutions such as parliament, legislative assemblies, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। मतलब कि ग्राम सभा के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा, संसद के द्वारा आज के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता 26 जनवरी 1950 के बाद जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। तो लॉ में क्या आता है? एक्ट। और क्या उन्होंने कहा? बाई रूल, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर। तो कहा कि एक्ट, बाई रूल, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेजेज, परंपरा, इफ दे हैड फोर्स ऑफ लॉ। तो देखिए सी क्लॉज बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि यहां जो लॉ की बात की गई कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में, आफ्टर द implementation of this constitution or immediately before the commencement of this constitution, any law in force in this land shall be void if they had contravention with the annals of फंडामेंटल राइट्स। तो कहा कि लॉ इंक्लूड करता है, किन चीजों को लॉ इंक्लूड करता है? लॉ में क्या क्या शामिल है? एक्ट, बाई रूल, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशंस, नियम, विनियम, उपनियम, अध्यादेश, आदेश, नोटिफिकेशन, इवन कस्टम्स एंड यूसेजेज, परंपरा, रीति रिवाज, यदि उसको स्टेट फॉलो करता है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत कोई मान्यता ही है। जैसे आप बहुत कुछ एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा पहले जाके सोच लीजिए सती सिस्टम के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में, पर्दा सिस्टम के बारे में, विडो को लेकर जो सोच थी उसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे कस्टम, प्रोटोकॉल्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशंस इंडिया में प्रिवेल करते थे 26 जनवरी 1950 के पहले। वो अब नहीं करेंगे क्योंकि उनको अब यह देखा जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, फ्रेंडली हैं कि नहीं। अगर वो कंट्रेरी हैं तो आज के बाद वाइट। फिर ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि डेड। तो लॉ के अंदर इन सारी बातों को रखा गया है, इन सारी चीजों को रखा गया है। यहां एक बात की ओर संकेत कर दूं जिसके लिए हम लोग शायद तैयार हो रहे हैं, और वो ये है कि अब कुछ लोग यहां सवाल उठाएंगे कि इसमें लॉ इंक्लूड्स में, मतलब लॉ का मतलब यहां है कानून। कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, कंट्रेरी नहीं हो सकता। और कानून का मतलब, कानून में क्या क्या शामिल है उसमें नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, संविधान संशोधन अधिनियम।
यहां नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा है? सोच समझ कर नहीं लिखा या भूल गए? ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि भूल गए। इतने स्मार्ट लोग बैठे थे, बहुत सोच समझ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इसमें नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को नहीं लिखा। मतलब जो कानून बनेगा भारत में, यहां लिखा था बी में, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो लॉ नहीं बनेगा, मतलब ऑर्डर नहीं होगा, बाई रूल नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं होगा, कस्टम प्रोटोकॉल यूसेज का प्रैक्टिस नहीं होगा यदि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन इसमें नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो कानून बनेगा, तो स्टेट शैल नॉट मेक लॉ कंट्रेरी विद द फंडामेंटल राइट। इसमें एक रास्ता निकल आया कि यदि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जरिए कोई लॉ बनाती है तो वह लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी यहां बनती हुई दिख रही है और अभी मैं इतना ही दिखाऊंगा। यही आगे चलकर तमाम बड़े विवादों का कारण बनेगा। भारत में जुडिशियरी और पार्लियामेंट के बीच संघर्ष की एक लंबी कहानी इसके पीछे चलेगी, तो सब हम लोग देखेंगे। अब भी सिर्फ आप इतना समझें कि आर्टिकल 13 का क्लाउज सी कहता है कि ए और बी में जो ये कहा गया कि कोई भी कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में यदि था और वह आज के फंडामेंटल राइट जो संविधान में लिखा गया उसके कंट्रेरी है, तो आज के बाद वो जीरो हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में आजादी संविधान लागू होने के बाद वाले भारत के बारे में उन्होंने कह दिया कि इसमें स्टेट अब कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट के कंट्रेरी होगा। तो फंडामेंटल राइट को एक पूरा सुरक्षा कवच दे दिया गया, मजबूत डेटरेंट प्रोवाइड कर दिया गया। और सी में यह बता दिया कि हमने ये कहा कि कोई कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ना तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया का कोई लॉ वैलिड होगा और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में अब कोई राज्य फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून नहीं बना पाएगी। सी में कहा कि कानून का मतलब क्या होता है। मतलब आप सीधा ये जानिए कि ये कह रहा है सी कि कौन सी चीजें फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं जा सकती हैं, उसको बिल्कुल इलस्ट्रेट कर दिया और कह दिया कि कोई भी एक्ट, कोई भी बाई रूल, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, किसी भी प्रकार का आदेश, नियम, अधिनियम, रीति रिवाज, परंपरा यदि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, शैल बी वाइड, जीरो, नॉट डेड। और डी सेक्शन के बारे में यदि बात करें तो ये डी सेक्शन ये कहता है कि आर्टिकल 13 की जो मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, जो कंट्रोल है तमाम भारतीय कानूनों पर, कि यदि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो वे वाइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ये लागू नहीं होगा आर्टिकल 368 पर, सॉरी, ये लागू नहीं होगा आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके यदि कोई कानून संसद ने बनाया है तो। सीधी बात हुई। यहां जो संकेत निकला था कि आर्टिकल 13 के क्लाउज सी में लॉ का मतलब एक्ट लिखा है, बाई रूल लिखा है, नोटिफिकेशन लिखा है, कस्टम लिखा है, यूसेज लिखा है, रीति रिवाज, परंपरा, नियम, अधिनियम, अध्यादेश, कुछ भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन इसमें नहीं लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा कि नहीं, या वह लॉ के अंदर आता है कि नहीं। तो आर्टिकल सी में लॉ को जो कैटेगरी बताया गया है, लॉ का जो कैटेगरी बताया गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को शामिल नहीं किया गया। और इसको लेकर के मैंने जैसा कहा कि पहले हम लोग बेसिक मीनिंग सारे आर्टिकल का देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड डिस्प्यूट को, कैसेज को देखेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण केस स्टडी मैं इस सीरीज में करने वाला हूं।
लेकिन उसको समझने के लिए और उसको पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए ये प्राइम लेवल का इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली आपके पास होना जरूरी है. सो लेट मी अलो टू पुट बिफोर यू टू टाइप ऑफ डॉक्ट्रिन. फर्स्ट को मैं कहूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी. इसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, अलग करने का सिद्धांत भी कह सकते हैं. तो पहला मैं कह रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी, और बी में मैं कह रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, इन दो डॉक्ट्रिन के पर्सपेक्टिव से आप आर्टिकल 13 को समझिए. तब जाकर के आप केशवानंद भारती और गोलकनाथ के मुकदमे और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से इनके टकराव और उससे उत्पन्न होने वाले प्रतियोगी और अकादमिक परीक्षाओं में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, तो इन सब मुद्दों पर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस फंडामेंटल राइट वाले सीरीज में. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी का मतलब हुआ कि ये जो कहा था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के कंट्ररी नहीं हो सकता, तो इसे कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, इसका सीधा मतलब है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया के हर कानून को, हर नियम को, हर विधान को अब फिल्टर किया जाएगा. क्या किया जाएगा? फिल्टर्ड किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा, उनको परीक्षा देना होगा, टेक्स्ट देना होगा फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव में. और यदि वो उसके साथ फ्रेंडली हुए, उससे कंसिस्ट करने वाले हुए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है. और यदि आप कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो गया, उसको अलग कर लेना है. तो हर कानून जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में लागू था, अब उसको एक बार टेस्ट किया जाएगा, अब उसको एक बार फिल्टर्ड किया जाएगा फंडामेंटल राइट के साथ, और देखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट के साथ इसका संबंध कैसा है. ये फंडामेंटल राइट के विरुद्ध तो नहीं है, असंगत तो नहीं है, उसको एब्रीज करने वाला, कंसाइज करने वाला तो नहीं है. और अगर ऐसा है तो वो सारे कानून अब अलग हो जाएंगे, सेपरेट कर लिया जाएगा. और सेकंड जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये कह रहा है कि जो कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, कंट्रारी होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, अनफ्रेंडली बिहेवियर वाला होगा, वो इक्लिप्ड कर लिया जाएगा, ओवरशैडोड हो जाएगा, उस पर हावी हो जाएगा फंडामेंटल राइट जिससे वो कंट्रारी थे. संघर्ष हुआ दोनों में, कंप्लीट हार मान ली जाएगी किसकी? जो नियम कानून फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट था, वो कंप्लीट ओवरशैडोड हो जाएगा, वो इक्लिप्ड हो जाएगा. मतलब जैसे देखते ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, डेड. तो ये जो कानून एक्टिव थे वो डेड तो नहीं होंगे, स्लिप वाली स्थिति में चल जाएंगे, सो जाएंगे, और वो तब तक सोए रहेंगे, तब तक इनएक्टिव रहेंगे, तब तक पैसिव रहेंगे जब तक वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं. और ऐसी स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट न हो जाए. यदि फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन में ही हम अमेंडमेंट ला दें
तो फिर फंडामेंटल राइट के उस प्रीवियस फॉर्म से जो कस्टम प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन कॉन्ट्रेरी था, अब वो क्या है, कॉन्ट्रेरी नहीं रह जाएगा, तो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो आप ये दो डॉक्ट्रिन के बेस पर समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर बहुत क्लियरली और स्पष्ट शब्दों में मैं बात को रखने की कोशिश करता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में कोई भी ऐसा कानून नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी को कंटेन कर रहा है, जिसका मतलब यह होता है कि किसी खास पर्टिकुलर नियम, कानून या विधान के मद्देनजर अन्य सारे नियम, कानून और विधान परंपरा को अध्ययन करना और यह देखना कि इस पर्टिकुलर खास नियम, कानून के अगेंस्ट में कोई नियम, कानून या परंपरा तो नहीं है। तो इस लिहाज से जब उनका हम कंपैरिजनल स्टडी करते हैं और उन प्रावधानों को, नियमों को, कानूनों को, विधानों को अलग करते हैं जो उस खास कानून जिसके पर्सपेक्टिव से अध्ययन किया गया था उसके कंट्रेरी था, तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, यहां वो खास पर्टिकुलर कानून जो है, विधान जो है, वो फंडामेंटल राइट है। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले के भारत में यदि ऐसा कोई कानून था, ऐसा कोई विधान था, उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि कानून के अंदर एक्ट भी है, बाई रूल भी है, रेगुलेशन भी है, कस्टम भी है, प्रोटोकॉल भी है। यदि इनमें से कोई या इनका कोई हिस्सा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, कि एक बार अब सारे कानून को चेक किया जाएगा, फिल्टर्ड किया जाएगा फंडामेंटल राइट के बनिस्पत, और जो कंट्रेरी होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, उसके अगेंस्ट होंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे। दूसरी बात, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो कानून, प्रावधान, नियम, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, एक्ट कुछ भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, कंट्रेरी होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, वो डेड नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो इनएक्टिव रहेगा, सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा, जागृत नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो इक्लिप्ट हो गया, उस पर हावी हो गया वो प्रोविजन फंडामेंटल राइट का जिसके वो अगेंस्ट था। और जब तक फंडामेंटल राइट का वो प्रोविजन बना हुआ है जिसके कंट्रेरी में कोई नियम, रूल, रेगुलेशन था, वो सदा उसी अवस्था में रहेगा, स्लेप नहीं रहेगा, तब तक जब तक कि फंडामेंटल राइट के साथ उसका इनकंसिस्टेंसी खत्म न हो जाए, असंगत व्यवहार खत्म न हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थी मेरी व्याख्या आर्टिकल 13 को लेकर, इस उद्देश्य के साथ कि अकादमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं वो इस सेक्शन से आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हम लोग का प्राइम लेवल है, एडवांस लेवल हम लोग अटेंड करेंगे जब हम लोग सारे आर्टिकल को, अभी 12 देखा है, लास्ट में कल देखा था, आज 13 देखा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप में जहां जाते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है तो मैं चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज लेके चलूं कि 14 to 18 एक बार कर दूं, इक्वालिटी वाला सेक्शन, फिर फ्रीडम वाला सेक्शन 19 to 22 एक साथ कर लूं। और इस तरह से एक एक आर्टिकल से, एक एक अधिकार से जब आप परिचित होंगे तो फिर देखना
आगे संविधान को लेकर जितने भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको समझने के प्रति आपका जो अपना माइंडसेट है उसमें चेंज आएगा, और वो चेंज आपको इस रूप में होगा कि आप इस बात के लिए अपने को इनेबल पाओगे कि इन चीजों के ऊपर आपकी अपनी राय कायम होने लगेगी, और बस उसी क्षण का, उसी क्षमता का तो इंतजार है। वो आया नहीं कि सफलता उसकी दासी है, उसके पीछे आएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी के जरिए हम लोग समझेंगे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रैरी हो। कोई भी कानून बनेगा, उसकी समीक्षा होगी, उसकी परीक्षा होगी, उसका टेस्ट होगा, उसको फिल्टर किया जाएगा फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, और यदि वह उससे इनकंसिस्टेंट हुआ, सेल बी वॉइड, खत्म। अब जो डी है ये 3 तक ही बात सिमटती है इसमें। फिर भी बहुत सारे विवाद हुए, और उन विवादों के जरिए अंततः मैंने यहां लिखा था 24th अमेंडमेंट 1971 में किया गया, और उसके जरिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके और एक चौथा क्लाउज जोड़ दिया, और उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में ये लिख दिया कि आर्टिकल 13 की जो मर्यादा है, जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो सारे चीजों पर लागू होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 368 को एक्सरसाइज करके जो कानून बनेगा उस पर आर्टिकल 13 का क्लाउज ए बी लागू नहीं होगा, क्योंकि सी में कानून का जो मतलब बताया गया है उसमें सारी चीजों को तो शामिल किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को शामिल नहीं किया गया है। तो एक स्पेशल लॉ है, वो एक दूसरे तरह का बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, मतलब जो संविधान को ही बदल रहा है, तो फंडामेंटल राइट को भी बदल सकता है। तो यदि आर्टिकल 13 की मर्यादा उस पर लागू हो जाती है तो फिर संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो इनकम्प्लीट, बिना मतलब का रह जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आर्टिकल 13 में ए और बी का जो कंट्रोल है, क्लाउज ए और बी का जो कंट्रोल है भारत के सारे कानूनों पर, संविधान के लागू होने के पहले वाले पर भी और संविधान लागू होने के बाद बनने वाले हर कानून पर ए और बी की पाबंदियां लागू है कि यदि वे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हुए, कंट्रेरी हुए, तो वे वहीं इनएक्टिव हो जाएंगे। सी में यह बता दिया कि कानून का मतलब क्या होता है, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा था, जो पहले आपको स्पष्ट कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनने वाला लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो लॉ बनेगा वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो सकता है, और इसलिए इन तमाम विवादों के बीच, विवादों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन अधिनियम किया, और उस अधिनियम के जरिए आर्टिकल 13 में 4th क्लाउज क्रिएट किया, और उस क्लाउज में साफ ये लिख दिया गया कि यदि संसद आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कानून बनाती है, उस कानून पर आर्टिकल 13 का क्लाउज ए और बी लागू नहीं होगा। मतलब उसका संविधान संशोधन अधिनियम का सामना नहीं होगा फंडामेंटल राइट से, और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी है तो भी सही है,
क्योंकि फंडामेंटल राइट भी तो संविधान में ही है, और संविधान संशोधन की शक्ति वो कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। न्यायालय का अपना मत था, देश के बुद्धिजीवी लोगों का अपना मत था, और उसी बीच में जनता भी जनादेश के रूप में असली मकसद देश को बता रही थी। तो इन सारे अंतर संबंधों पर मैं आपको बड़ी रोचक कहानियां लेके आ रहा हूं। तो अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। आज मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि आर्टिकल 13 जो भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद मुद्दा, सबसे विवादास्पद कानूनों में से एक रहा है, उसको स्पष्ट किया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मार्कंडेय मिशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अपील करता हूं कि हर हाल में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, और उसके लिए मार्कंडेय मिशन की ओर से कुछ बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि उसका उचित फायदा आप उठा सकते हो, तो आप जुड़िए। ओनली 499 रुपीज पर आप अपने को इनरोल करा सकते हैं मार्कंडेय मिशन के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। ऑफलाइन स्टडी प्रोग्राम का भी तरीका, नियम भी यही है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके बीच मैं तमाम ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर पूरी कोशिश, पूरी संजीदगी से कोशिश कर रहा हूं, और लगता है कि यदि आपकी ओर से भी इतनी ही संजीदगी से प्रयास किया गया तो मंजिल फिर हम लोग के कदमों में होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, once again I make you aware about the courses available on this platform. You can enroll yourself at the rate of only 499 rupees on this very literary online platform मार्कंडेय मिशन। और यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी और इस लेवल के अदर एग्जाम्स के लिए आपको कंप्लीट तैयारी दी जाती है जीएस और इंग्लिश के मामले में। और यदि आप सच्चे मन से एक एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं किसी भी एग्जाम के, तो आपको पता होगा कि इन दो सेक्शन में जैसे ही आपकी स्थिति बेहतर होती है, आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। मतलब कि वो टारगेट को अचीव करने वाली स्थिति में आपको लाके खड़ा कर देता है। तो जीएस और इंग्लिश के लेवल पर किसी भी तरह के एग्जाम को लेके यदि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि उसमें हमको सीखने समझने की जरूरत है, यू कैन इनरोल योर सेल्फ एट ओनली 499 रुपीज। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट it would be done whatsoever is good for you. Let me allow to withdraw myself from this platform. In next video I try to illustrate before you, I will try to illustrate before you
The next part of fundamental right, it may be Article 14 or complete section of right to equality, Article 14 to 18. So that's all. Many thanks to all of them for being with me in so much manner of integration. So my dear students, let me allow to withdraw. Many thanks to you for being with us. A lot of thanks to all of them. Many thanks. That's all.